Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic of the Payment of Wages Act 1936. हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 8 तक कवर कर लिया था. आज हम सेक्शन 9 से आके देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूडेड है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में. सेक्शन 9 डिडक्शन फॉर अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी. ईजी है सेक्शन 9, बहुत ईजी है, सिंपल है. अब से छोटे छोटे पॉइंट से इजीली कवर होंगे आज पेमेंट ऑफ वेजेस. ओके, सेक्शन 9 क्लॉज 1 में क्या बोला है? सेक्शन 9 क्लॉज 1, व्हेन कैन डिडक्शन बी मेड? व्हेन कैन डिडक्शन बी मेड? व्हाट इट सेज दैट डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस कैन बी मेड if the worker is absent from the workplace. वर्कर absent है वर्क प्लेस से, तब हम डिडक्शन करेंगे. वो काम ही नहीं कर रहा है, काम पे नहीं आ रहा है, तो हम उसको पेमेंट किस बेसिस पे देंगे? तो वो absent है तो वहाँ पे डिडक्शन होगा. ये सेक्शन 9 क्लॉज 1 में 9 में बोला है. where they are required to be as per the employment terms, the absent can be फुल डे और इवन पार्ट ऑफ अवर्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू आर अब्सेंट फ्रॉम दी वर्क, अब्सेंट है आप वर्क प्लेस से फुल्ली और पार्शली है, तो विदाउट वैलिड रीज़न यू आर सैलरी कट बी, यहाँ पे कट होगा. यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इफ़ यू आर शिफ्ट इज़ 9 AM to 5 PM एंड यू केम एट 1 PM विदाउट परमिशन, यू कैन बी पेड ओनली फॉर 4 hours, नॉट फुल डे. फुल डे के लिए आप नहीं लायबल यहाँ पे रहेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो 4 hours के लिए देने के लिए लायबल रहेगा. सेक्शन 9 क्लॉज 2 में क्या बोला है? सेक्शन 9 क्लॉज 2, हाउ मच कैन बी डिडक्टेड? कितना डिडक्ट होगा? What it says that the deduction should match the proportion, मैच होना चाहिए. If you time you are absent, you can't be fined more than that you earned. जो आप अर्न कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इफ़ यू आर सपोज टू वर्क 30 days एंड यू वेर absent 3 days, ओनली 3 days, वेजेस कैन बी कट. 3 days ही होना चाहिए. 30 days आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन 3 days आप नहीं कर रहे, तो डिडक्शन हो रहा है 15 days का. ऐसे नहीं होना चाहिए, जो है वो प्रपोर्शन में वहाँ पे डिडक्शन होना चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, सैलरी कट्स मस्ट बी इक्वल टू टाइम यू वेयर अब्सेंट, जो है इक्वल जो है वहाँ पे प्रपोर्शन होना चाहिए, नथिंग मोर. ओके, उसके बाद देखेंगे हम प्रोविज़ो जो है. प्रोविज़ो में क्या बोला है? Provided that subject to the rules made in this behalf of appropriate government, 10 or more employed person acting in concern absent themselves due to the notice. Okay, यहाँ पे देखेंगे 10 or more, सिंपल वर्ड में देखेंगे, if 10 or more workers together are absent without notice and without notice नहीं दिया है, reasonable cause, the employer can deduct up to 8 days wages, up to 8 days wages from each of them depending on their contract terms. This is allowed even they are absent for less than 8 days. 10 days के लिए वो absent है, 10 days से कम है, less than 8 days है, तब भी ये applicable होगा. In simple words, if group of workers goes on a strike without notice, the employer can deduct extra pay अप टू 8 days. 8 days तक ही वो क्या कर सकता है, पेमेंट वो डिडक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है यहाँ पे एज अ पेनल्टी, नॉट जस्ट फॉर द डेज मिस्ड. ओके, फॉर एग्जांपल 20 फैक्ट्री जो वर्कर्स की work suddenly to protest without notice, without valid reason, their employer may deduct 8 days salary from each worker, even they if only missed 1 or 2 days, उन्होंने मिस किया है तो भी 8 days का वो क्या कर सकता है, एज अ पेनल्टी वो क्या कर सकता है, 8 days का डिडक्ट कर सकता है. नोट, दिस कैन ओनली हैपन इफ़ देयर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स टू गिव अ नोटिस. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा हो कि आपको नोटिस देना है स्ट्राइक के पहले और आपको जो लीव है लेने से पहले, तो ही ये एप्लीकेबल होगा. उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज में अब्सेंस का मीनिंग दिया है. यहाँ पे अब्सेंस मतलब क्या है, एक लास्ट एक्सप्लेनेशन है इसमें. व्हाट इट सेज, इवन इफ वर्कर इज़ फिजिकली प्रेजेंट,
यहाँ पे क्या है, फिजिकली प्रेजेंट है एट द वर्क प्लेस बट रिफ्यूजेस टू वर्क डू। वहाँ पे वो प्रेजेंट है लेकिन स्ट्राइक, ये स्ट्राइक का एक डेफिनेशन का ये मीनिंग है। वो स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है बट रिफ्यूज़ कर रहा है कि वर्क नहीं करेगा ऐसे। लाइक दी स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, दे विल, टाइप यहाँ ये टाइप है स्ट्राइक का। दे विल बी कंसिडर absent फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अनलेस द रीज़न हैज़ बिन रीजनेबल। रीजनेबल रीज़न है तब तक वो क्या करेंगे, absent ऐसे कंसिडर करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स जो है, जस्ट सिटिंग एट दी वर्क प्लेस बट नॉट डूइंग गुड विदाउट अ गुड रीज़न काउंट्स बीइंग absent। यहाँ पे जो सिट इन प्रोटेस्ट है, वर्क स्टे इन द फैक्ट्री बट रिफ्यूजेस टू वर्क, दिस काउंटेड एज absence and pay can be cutted and unless they have a valid justification like a safety concerns। तो हम यहाँ पे क्विक समरी देखेंगे। सेक्शन जो क्लॉज है 9 क्लॉज जो 1 है उसमें क्या बोला है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में, यू कैन लूज वेजेस बीइंग absent फुल्ली और पार्शली फ्रॉम यूर सपोज टू वर्क। अब absent हो, लिविंग अर्ली, अराइव लेट जो है, विदाउट परमिशन सैलरी कट होगा। वो जो आवर्स आपने जल्दी गए हैं, जल्दी आए, लेट आए, तो वो आवर्स आपके सैलरी में से कट होगा। उसके बाद 9 क्लॉज 2 में डिडक्शन शुड बी मैच द टाइम मिस्ड, मिस 2 आउट ऑफ 30, 2 डेज सैलरी कट होगा। यहाँ पे 30 डेज का सैलरी पूरा नहीं होगा, 2 डेज आपने नहीं आए तो 2 डेज का ही कट होगा। यहाँ पे प्रोविज़ो में क्या बोला है, प्रोविज़ो यहाँ पे इसका प्रोविज़ो है 10 वर्कर्स आर absent विदाउट नोटिस। यहाँ पे स्ट्राइक के लिए गए और absent है विदाउट नोटिस, तो यहाँ पे पनिशमेंट के लिए आपका 8 डेज वेजेस, अगर आप 8 डेज absent नहीं है, ओनली 2 डेज है, फिर भी आपका 8 डेज absent एम्प्लॉयर कर सकता है। एक्सप्लेनेशन में जो है, इवन बीइंग प्रेजेंट एट एंड रिफ्यूजिंग द वर्क, जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो यहाँ पे सिटिंग इन द फैक्ट्री बट नॉट वर्किंग ट्रीटेड एज एन absent ट्रीट होगा। ये डेफिनेशन ऑफ absent की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। आई होप आपको सेक्शन 9 समझ आया होगा। अब हम सेक्शन 10 देखेंगे, डिडक्शन फॉर द डैमेजेस ऑफ लॉस। दिस सेक्शन lays out when and how an employer can deduct money from the worker's salary if worker causes damages for the loss to employer's property or goods। अगर एम्प्लॉय ने क्या किया है, डैमेजेस और लॉस किया है एम्प्लॉयर के जो प्रॉपर्टी और गुड्स के लिए, तब क्या आप डिडक्शन लगा सकते हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 1 में क्या बोला है, लिमिट ऑफ डिडक्शन अमाउंट, जो लिमिट है डिडक्शन अमाउंट का वो क्या है, व्हाट इट सेज दैट डिडक्शन मेड अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, डैमेजेस लॉस ड्यू टू दी वर्कर्स फॉल्ट की वजह से डैमेजेस हुआ है, वो हमने डिडक्शन में देखा था। उसके बाद जो डिडक्शन 7 क्लॉज 2 सी एंड ओ में जो है यहाँ पे दिया गया है, सिमिलर कैटेगरी में, मस्ट बी not more than actual loss or damages caused due to the workers negligence। in simple word में हम देखेंगे, if you break or damage something at work, your salary can be cut only to the extent that actual loss जितना है उतना ही कट होगा, ज़्यादा कट नहीं होगा यहाँ पे, no more than that। for example, if worker drops a breaks of equipment worth 500 rupees, if maximum deduction is 500 rupees, then not 1000 रुपीज़ आप यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर सकते, 500 रुपीज़ ही यहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 10 क्लॉज 10 सबसेक्शन 1 ए में क्या बोला है, यहाँ इसमें बेसिकली जो है राइट टू बीइंग हर्ड, हमने पिछली जो सेक्शन 10 में देखा था, तो राइट टू बीइंग हर्ड जो है सेक्शन 8 में देखा है, वही जो राइट टू बीइंग हर्ड यहाँ पे भी होगा। वॉट जो पनिशमेंट हमने देखा था उसमें, वॉट इट सेज दैट दी फाइन देखा था उसमें, बिफोर मेकिंग अ डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज CMNO में जो डिडक्शंस है उसमें वो क्या आएगा, बिफोर मेकिंग अ डिडक्शन क्लॉज द एम्प्लॉयर मस्ट गिव अ वर्कर टू चांस एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, और रियल टर्म पार्ट टर्म का यहाँ पे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, before deducting your salary for any reason like a damages, service used, loans, employer must inform you, hear your explanation, जो explanation है आपको hear करेगा यहाँ पे,
फॉलो द प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेगा। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे है, इफ़ द डिलीवरी ड्राइवर इज ब्लेम्ड लूजिंग द पैकेजेस, द कंपनी कैनॉट जस्ट डिडक्ट द मनी, दे मस्ट गिव द ड्राइवर टू चांस टू एक्सप्लेन मे बी इट वॉज लॉस्ट ट्रांजिट ड्यू टू थ्रू दी नो फॉल्ट ऑफ हिज। यहाँ पे उसका फॉल्ट भी नहीं हो सकता, बाय मिस्टेक हो सकता है, और उसकी निग्लिजेंस नहीं हो सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लायबल नहीं रह सकता है। ओके, उसके बाद जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, डिडक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। जो आप डिडक्शन कर रहे हैं, जो आप फाइन लगा रहे हैं सेक्शन 8 में एंड डिडक्शन कर रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। व्हाट इट सेज दैट, जो सेक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑल डिडक्शन एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम सच डिडक्शन मस्ट बी एंटर्ड इन द रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए। दिस रजिस्टर शुड बी kept by the person responsible for the paying wages and must follow the prescribed format को वो क्या करना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, यहाँ पे द एम्प्लॉयर मस्ट कीप इन द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ व्हाई दे डिडक्ट, क्यों डिडक्ट किया है, रीज़न मेंशन होना चाहिए, हाउ मच, कितना फाइन लगाया है यहाँ पे, फ्रॉम हुम, जो नाम है उस व्यक्ति का जो है वो एम्प्लॉय का, उसका नाम भी लिखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये हुआ हमारा सेक्शन जो है वो 10 सेक्शन 10 डिडक्शन फॉर दी डैमेजेस और लॉस का जो है वो। हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे सेक्शन 11। हम क्विक समरी टेबल देखेंगे यहाँ पे। सेक्शन 10 कैसे याद रखना है आपको। सेक्शन 10 में बोला है, सेक्शन 10 क्लॉज 1, डिडक्शन फॉर डैमेजेस लॉस कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल कॉस्ट, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेक द मशीनरी वर्थ 5, जो 500 रुपीज़ है, तो मैक्सिमम आप डिडक्ट यहाँ पे 500 रुपीज़ ही कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद जो है सेक्शन 10A में जो 1A में क्या बोला है, यू मस्ट बी गिव अ चांस टू बीइंग हर्ड। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का बोला है। यहाँ पे जो है वो ऑल डिडक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर रजिस्टर में, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ पे इतना ही बोला है सेक्शन 10 में। तो हम सेक्शन 11 देखेंगे। डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर जो है, जो सर्विसेज रेंडर हुए उसके डिडक्शन होंगे यहाँ पे। सेक्शन एक्सप्लेन्स व्हेन एन एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट अ वेजेस फॉर द प्रोवाइडिंग हाउस और अदर सर्विसेज टू अ वर्कर। वर्कर को कोई भी सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर ने, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे वो पेमेंट में से क्या होगा, डिडक्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है व्हाट द लॉ सेज दैट, डिडक्शन फॉर क्लॉज डी में क्या बोला है, हाउस अकोमोडेशन। ई में क्या बोला है, एनी अदर सर्विसेज एमिनिटीज़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 7 में जो दिया गया है, तो यहाँ पे कैन ओनली बी मेड, एम्प्लॉई हैज़ एक्सेप्टेड दिस एज द पार्ट ऑफ जॉब एंड द डिडक्शन शुड नॉट बी मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, जो है उससे ज़्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते ऑफ द सर्विस। And for the clause E, it should be for the rules set by the appropriate government. क्लॉज ई में क्या बोला है, जो क्लॉजेस दिए गए, तो हम सिर्फ इतना ही रिवीजन करेंगे। जो आगे का है वो वॉलंटरी, ब्रेक डाउन इन द सिंपल वर्ड। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस क्या होता है, इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट मनी फ्रॉम योर सैलरी फॉर प्रोवाइडिंग द हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, अदर जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड किए हैं वो क्या करेंगे, वॉलंटरी एक्सेप्ट आपने किया है। वॉलंटरली मैं एम्प्लॉय हूँ और जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो वॉलंटरली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो डिडक्ट होगा आगे जाके। ओके, उसके बाद जो है डिडक्शन मस्ट मैच द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। जो मैच ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज मतलब जो सर्विस दे रहे हो आप 5000 रुपीज़ का दे रहे हो और जो डिडक्ट कर रहे हो 10,000 रुपीज़ का कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो मैच प्रोपोर्शन होना चाहिए वहाँ पे। कंडीशन में बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। व्हाट इज मीन, for the deduction relating to other services like the meal, water supply, tools, transport, the employer must follow the condition or limitation set by the appropriate government. तो हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। द गवर्नमेंट रूल सेज दैट द कंपनी कैन चार्ज ओनली 10% ऑफ मील, ₹10, 10 रुपीज़ ही मील पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो कैन नॉट चार्ज 15 रुपीज़, आप नहीं चार्ज ले सकते, आपका फ़ायदा नहीं कमा सकते। 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ ही लेंगे यहाँ पे ऐसे।
जो हम है वो शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे, जो समरी टेबल है आपको याद रखने के लिए। हाउस एकोमोडेशन, अदर अम्यूनिटी सर्विसेज, वर्क मस्ट बी एग्री टू इट, डिडक्शन मस्ट मैच द एक्चुअल वैल्यू से डिडक्शन मैच होना चाहिए। मस्ट बी एक्सेप्टेड, जो है वो अम्यूनिटीज एंड सर्विसेज जो एम्प्लॉय है वो क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वर्कर मस्ट यूजेस द कंपनी बस सर्विसेज, जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम, जो है इफ़ दी जो इफ़ द रूल्स आर नॉट फॉलोड, रूल्स नहीं फॉलो किया गया, डिडक्शन बिकम्स इलीगल होगा। वर्कर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द लेबर अथॉरिटीज, एम्प्लॉयर में पेनाल्टी और आस्क्ड रिफंड मनी। इसके बाद सेक्शन 12 पे मूव करेंगे हम। सेक्शन 12 क्या है, डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ एडवांसेस। This section explains the rule for the salary deduction when an employer recovers advance money given to the employee। जब जो एम्प्लॉयर ने एडवांस मनी दिया है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या किया है, एडवांस मनी दिया है। ओके तो यहाँ पे वो रिकवर करेगा गिवन टू द एम्प्लॉय आइदर बिफोर और आफ्टर। सेम कंडीशन होंगे, देखिए यहाँ पे सेम जो अभी हमने देखा वो वही कंडीशन है सेक्शन 12 में भी। तो ब्रेक डाउन ईच क्लॉज को हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे। यहाँ पे जो है क्लॉज ए में, रिकवरी ऑफ एडवांस गिवन बिफोर द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो महीने से पहले दिया है या आप काम करने से पहले, तो व्हाट इट मीन्स दैट इफ द एम्प्लॉयर गेव you advance money before you officially started your job, they can only recover it from the first full salary, जो आएगा तभी recover करेंगे। But if advance was given for the travel expenses, no recovery can be made at all। In simple words, advance given before joining डिडक्ट ओनली फ्रॉम फर्स्ट फुल वेजेस से क्या करेंगे, वो डिडक्ट करेंगे। एडवांस फॉर ट्रैवल के लिए दिया है तो नो डिडक्शन इज अलाउड, डिडक्शन नहीं होगा, ट्रैवल के लिए दिया गया होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको 2000 रुपीज़ दिया गया है फॉर ज्वाइनिंग अ फैक्ट्री के लिए, इट कैन बी डिडक्टेड फर्स्ट फुल सैलरी आप डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2000 रुपीज़ जो दिए गए हैं ट्रेन टिकट के लिए दिया गया है तो नो डिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद क्लॉज ए में क्या दिया है, रिकवरी ऑफ एन एडवांस मनी गिवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट बिगैन शैल बी सब्जेक्ट टू बी सच कंडीशन एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इम्पोज। सिंपल वर्ड में क्या बोला है, द गवर्नमेंट में इशू रूल्स ऑन हाउ मच एडवांस कैन बी गिवन, कितना भी नहीं देना है, हाउ मच एडवांस कैन बी गिवन गवर्नमेंट आपको बताएगा। व्हेन इट कैन बी डिडक्टेड, कब डिडक्ट होगा, ओवर हाउ मेनी मंथ्स इट कैन बी कवर्ड। ओके तो उसके बाद है क्लॉज बी, रिकवरी ऑफ वेजेस नॉट येट अर्न। व्हाट इट मीन्स, you are given advance payment for the wages you haven't earned yet, like the salary paid before work is done। then क्या बोला है कि if you are given advance payment दिए गए wages you haven't earned, आपने एडवांस पेमेंट देते हैं ना, अभी आपने अर्न नहीं किया है फिर भी एडवांस पेमेंट दिया है, लाइक सैलरी पेड बिफोर वर्क इज डन, देन रिकवरी ऑफ दैट मस्ट ऑल्सो फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स स्पेशली अबाउट हाउ मच कैन बी गिवन एंड हाउ द रिकवरी विल बी डन। इन सिंपल वर्ड्स में हम देखेंगे यहाँ पे, एडवांस फॉर फ्यूचर सैलरी के लिए आपने एडवांस यहाँ पे दिया है, कौन दिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। Then the deduction must follow the legal limits, how much advance you can take, how many installment can be made repayment। for example आपको समझ नहीं आएगा तो एग्जाम्पल देख लीजिए, you got 3000 rupees as advance for the next month work, the government may say only 1000 rupee can be deducted per month, so recovery will take 3 months। गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कंडीशन लगा सकता है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट समरी टेबल देखेंगे हम यहाँ पे। समरी टेबल में यहाँ पे एडवांस बिफोर पेमेंट जो है डिडक्ट फर्स्ट फुल वेज ओनली एडवांस कैन बी रिकवर्ड, जो है एग्जांपल देखिए। ए में एडवांस आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट में एडवांस दिए गए यहाँ पे, मस्ट फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। एडवांस जो अनअर्न फ्यूचर जो अर्न करने वाले हैं उसको दिया गया है तो यहाँ पे भी आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं रिकवर। ओके नेक्स्ट सेक्शन 13A ईजी है, सिंपल है, छोटा है। ओके तो हम करेंगे पहले 12A देखेंगे, 13A देखेंगे, फिर 12 एंड 13 देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स,
यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स क्या करना है, मेंटेन करना है। किसकी ड्यूटी है ये, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। एमसीक्यू में आ सकता है। 13A में एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताया गया है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। 13A क्लॉज 1 मेंटेन द रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स मस्ट इंक्लूड द एम्प्लॉई डिटेल वेजेस डिडक्शंस एंड रिसिप्ट। यहाँ पे जो है वो डिटेल मेंशन करना है। 13 क्लॉज ए में क्या बोला है, A2 में बोला है कीप द रिकॉर्ड्स फॉर 3 ईयर्स तक आपको क्या करना है, वो उसको कीप रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है, आपको नहीं डिलीट नहीं करना है। लास्ट एंट्री जो है 2025-28 तक आपको क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है। ओके तो सेक्शन 12A क्या बोल रहा है, डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स। डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स granted under the clause FFF of subsection 2 of section 7 shall be subject to the rules made under the appropriate government। जो appropriate government rule बनाएगा, appropriate government विथ इंटरेस्ट वो क्या होगा, वो लोन क्या होगा रिकवर करेंगे, इतना ही है। विद इंटरेस्ट यहाँ पे आप रख लीजिए, एंड अथॉरिटी कौन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपको ज़्यादातर सेक्शन जो 7 क्लॉज 2 7 सबसेक्शन 2 FF जो है वो डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ वेजेस याद रखना है। 13 में जो बोला है 13 डिडक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 272K एंड जो JK है वो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दोनों में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिया है, सिर्फ यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। ओके तो इंस्पेक्टर सेक्शन 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।